टॉपिक है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदारी प्रथा क्या थी, जागीरदारी प्रथा क्या थी, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिसे कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत व पद मिला होता है। मतलब कि जो सरकारी नौकरी पर आसीन होते हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, वो ही मनसबदार कहलाते हैं। उनको रैंक मिला होता है, रैंक के हिसाब से उनकी अलग अलग कैटेगरी में बांटा होता है। तो सरकारी हैसियत अथवा पद मिला होता है, उसे ही कहा जाता है मनसबदार। जैसे कि आपके कोई सरकार में कोई अधिकारी है तो वैसे ही मंत्री पद मिला है। अकबर के राज व्यवस्था में जो जिस पद पर होता था, जिसे कोई भी पद मिलता था, उसे कहते थे मनसब। मनसब का सीधा सीधा मतलब बोलो तो रैंक से लगा सकते हैं, रैंक। पद में भी एक, अभी हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने यहाँ पर देखा होगा कि सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद एडीएम, फिर एसडीएम, ऐसे बहुत सारे पद आते हैं। रैंक उसी हिसाब से उसको दिया जाता है, जैसे हमारे टाइम में ही भी अब दिया जाता है। जो सरकारी नौकरी पर आसीन होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। वैसे ही अकबर के टाइम में 50 रुपये से लेकर 5,000 तक के मनसबदार होते थे। सबसे ऊपर के मनसबदार जो होते थे उसे बोला जाता था 5,000 मनसबदार, और उससे जो नीचे वाले होते थे हजारी मनसबदार, उसके बाद 500 रुपये मनसबदार। इस तरह से मनसबदारों की रैंक डिसाइड की जाती थी। तो उन्हें क्या होता था, आप हजारी हो मनसबदार हो या 5,000 मनसबदार हो या 500 हो, ये कैसे निर्धारित होता था, उसकी जात के अनुसार। जात क्या थी, ये देखिए, जात, मनसब, रैंक, जात और सवार। मनसब क्या होता है, रैंक देना। जात है, जात क्या है, ये वेतन, वेतन जो होता है 500 वेतन मिला, 1,000 वेतन मिला, 5,000 वेतन मिला। सवार क्या है, अब जो अगर 500 जात का अगर उसका वेतन मिलता तो उसको 500 घुड़सवार मतलब सैनिक रखने पड़ते थे। अगर 1,000 का मिला है तो जो 1,000 सैनिक और 1,000 घुड़सवार रखने पड़ते थे। और 5,000 वेतन मिलता है तो उसको 5,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो इस तरह से वो जो रैंक डिसाइड की जाती थी कि कौन सा मनसब किस रैंक में आता है, यही उसकी सीनियरिटी डिसाइड करता था कि उसको मिलने वाला जो जात है वो क्या है। मनसबदारी व्यवस्था में आपको क्या याद रखना है, सबसे बस मनसब रखना है। मनसब क्या होता है, जात क्या होता है और सवार क्या होता है। औरंगजेब के टाइम में ये जो रैंक है वो बढ़कर 29 से 79 हो जाता है। मतलब कि आप देखो, 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से भी ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5,000 जात को पदवी के थे। 5,000 जात मतलब कि 29 5,000 जात के औरंगजेब के शासनकाल तक ये मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। 79 मतलब 29 थी, 79 हो गई। 79 ऐसे लोग थे जो 5,000 जात लेते थे। मतलब कि पूरा का पूरा जो शासनकाल है किस पे डिपेंड होने लग गया था, मनसबदारों पर डिपेंड होने लग गया था। और यही मनसबदार थे बाद में उनके खिलाफ अभियान चलाए थे, उनके खिलाफ मोर्चा किया था। जो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मुगलों का पराजय होने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनसबदारों पर डिपेंड हो गए थे। और उनको लगता था कि हम अपना शासन खुद कर सकते हैं, हमारे बिना तो राजा चल ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपना अभियान चलाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के टाइम में ये कितनी होगी, 29 से 79 हो जाती है। ये अपना वेतन अब देखो, मनसबदारों को क्या करना है, मनसबदारों को पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो ये वेतन कहाँ से निकालेंगे। तो अकबर के टाइम में उन्होंने वेतन देने की बजाय, उसको नगद वेतन देने की बजाय जागीर देने शुरू कर दिया। नगद वेतन नहीं देता था उनको, सिर्फ उनके बदले में कोई ज़मीन का टुकड़ा, कुछ ऐसी चीज़ दे दी, ज़मीन का टुकड़ा देने लग गया। ये जो जागीर है वो जागीर सिस्टम, ये इक्ता सिस्टम जैसा था। अब इक्ता सिस्टम क्या था, इल्तुतमिश ने अपने सारे प्रांतों को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया और इन इकाइयों को कहा गया था इक्ता। और फिर इन इकाइयों का जो ओनर होता था वो इक्तादारी होते थे, और उसे वुली भी कहते थे और इक्ता भी कहा जाता था। तो इक्तादार कौन तो होते थे, इक्तादार क्या है, अगर उसको कोई एक ज़मीन का टुकड़ा मिल गया तो उस ज़मीन के आने वाला रेंट जो होगा, उस ज़मीन के उस वहाँ पे रहने वाले लोगों पे जो अधिकार होगा, उनके खिलाफ जो पुलिस है या उसको भी वही देखेगा, प्रशासन को भी वही संभालेगा, न्याय भी वही करेगा। ये सारा काम इक्तादारों का होता था। लेकिन जागीरदारों का काम ऐसा नहीं होता था। जागीरदारों को क्या था, उनको एक जागीर दे दी गई, बस उस जागीर से मिलने वाला जो रेंट था, जो कर था, वो बस उनका होगा। उनके वहाँ के लोगों पे कोई राइट नहीं होगा, उनका प्रशासन को नहीं देखना, उनको पुलिस को नहीं देखना, न्याय भी नहीं वो कर सकते। उसके लिए उसको
किस पे डिपेंड रहना पड़ता था, राजा पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इक्तादारों और जागीरदारों में क्या फ़र्क होता है। इक्तादार वो होते हैं जिनको सब कुछ अधिकार होता है, सिर्फ ना तो सिर्फ ये कर इकट्ठा करना, बल्कि प्रशासन को भी देखना, पुलिस को भी देखना, न्याय का भी वो देखेगा। लेकिन जागीरदारों के साथ ऐसा नहीं था। जागीरदारी जो थे वो मनसबदार ही, क्योंकि उनके वेतन के बदले में क्या मिला हुआ था, जागीर। तो हर मनसबदार जागीरदार तो होता है, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अकबर था वो अपने कुक को भी जागीर दे देता था, अपनी अपनी रानियों को भी जागीर दे देता था। तो हर मनसबदार जागीरदार हो सकता है, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं हो सकता। ये जो मनसबदार थे वे दरबार में रहते थे और अपनी जागीर पर नहीं रहते थे। तो ये मनसबदार और जागीरदार का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि मनसबदार और जागीरदारों में क्या फ़र्क होता है।